जय हिंद एवरीवन, मैं हूँ वैशाली। हम लोग प्रोनाउन हमने कुछ रूल्स स्टार्ट किए थे। कल हमने जो रूल्स किए थे, आई होप दैट आर ऑल क्लियर टू यू। जो नए हैं आज क्लास में, तो पुराना जो वीडियो है उसको प्लीज देख लीजिए एक बार, बिकॉज ये हमने चैप्टर अभी 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया है। वी जस्ट हैव फिनिश्ड विद द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हम लोग जो उसके बेसिक रूल्स हैं वो भी अभी कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। जो पिछला किया हुआ है आप प्लीज पिछले वीडियोस में चेक कर लीजिए। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोनाउन। हम लोग रूल्स कर रहे हैं। रूल नंबर 3 इज, अब who जो है that is used for the subject of the sentence. Who is used for subject of the sentence and whom is used for object of the sentence. Who is used as subject of the sentence and whom is used as object of the sentence. ये तो आपको सबको पता है। अब ये who और whom, these both are used as relative pronoun. relative pronoun means ये दो sentences को, दो words को जिसके बारे में बात की जा रही है उसको बाकी sentence से relate करने का काम करते हैं, तो ये as a relative pronoun का भी काम करते हैं। And one more thing, relative pronoun जो भी आप यूज कर रहे हैं, that should be used next to the noun or pronoun it is used for. जिस noun या pronoun के लिए इस relative pronoun को यूज किया जा रहा है, उसके जितना पास हो सके उतना पास करके इसको लिखना चाहिए, so that there should not be any confusion. Right, now look at the example. I like the boy who helps the poor. Now second sentence is, this is the girl whom all admire. अब सबसे पहले तो आपको सेंटेंस में ये ध्यान रखना है कि अगर आप प्रोनाउन यूज कर रहे हो, रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हो, तो सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सेंटेंस का डूअर है, जो बात करने वाला है, वो कौन है। देन उसके अकॉर्डिंगली वी कैन यूज द प्रोनाउंस, कि अगर आप सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हो तो जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ सब्जेक्टिव केस। अब फर्स्ट सेंटेंस में हमारा जो प्रोनाउन है हु इज यूज्ड फॉर द बॉय। अब इसमें हु जो है दैट इज यूज्ड फॉर द नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस। हु इज ऑलवेज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस में आई लाइक द बॉय हु हेल्प्स द पुअर, जो लड़का दूसरों की मदद करता है, is liked by me. So boy जो है that is the subject of the sentence. Here it is used for the nominative case. Nominative is subjective case. Right. In the second sentence, this is the girl whom all admire. ये वही लड़की है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। तो girl जो है that is the object of the sentence. So we have used whom for the objective case. Right, now look at the few more examples. I know all those who were involved in the case. Next is all the people who took the membership are happy. Right, so here we have used who for the
सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। अब इस केस में ये चीज है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में है तो भी आपका जो हु है दैट विल बी द सेम। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी हु जो है दैट इज सेम, उसका हु का प्लूरल कुछ भी नहीं होता, हु इज ऑलवेज यूज्ड इन द सेम वे, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट रूल। Which is used for non-living things and animals. Which is used for non-living things and animals. Which can be used for persons when there is selection. जब हम लोग सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोग विच का यूज कर सकते हैं फॉर पर्सन्स, अदरवाइज विच इज ऑलवेज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। Which is always used for non-living things and animals. It can be used for persons when there is selection. For example, the book which I purchased yesterday is useless. The book which I purchased yesterday is useless. The dog which was caught by the sweeper was mad. The dog which was caught by the sweeper was mad. Right. I hope this is clear to everyone. Now look at the next rule. Next is verbs such as acquit, absent, avail, enjoy, exert, adapt, adjust, pride, etc. are used reflexively. Etc. are used reflexively. Reflexively means they always takes a reflexive pronoun after them. They always take a reflexive pronoun after them. In verbs के बाद हमेशा reflexive pronoun का use किया जाता है. For example, you should avail yourself of every chance in life. You should avail of every chance in life. They enjoyed the picture last night and they enjoyed themselves during the vacation. Right.
अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ मैंने अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया है और यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं किया है। यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज किया है फर्स्ट वाले सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में एंजॉयड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया है, बिकॉज एंजॉय का जो ऑब्जेक्ट है कि एंजॉय कैसे किया, पिक्चर देखने के बाद, पिक्चर देख के उन्होंने बहुत एंजॉय किया। दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, दिस इज अ transitive verb. When action passes over to an object, when action passes over to an object, that is transitive verb. उस केस में हम लोग कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। But when there is no object of the verb, when there is no object of the verb, in that case we have to use the reflexive pronoun. In that case we have to use the रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो उस केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? When the source of enjoyment is not given there. आपने सिर्फ ये कहा कि they enjoyed during the summer vacation, but how did they enjoy? आपने वो नहीं लिखा कि किस तरह से एंजॉय किया, क्या क्या करके किया, माउंटेनियरिंग करके किया, वेकेशंस में आपको कहीं घूमने गए उससे किया, किसी ने ड्राइंग करके किया, या किस तरह से आपने एंजॉय किया, दैट इज नॉट गिवन देयर। तो उस केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं आफ्टर एंजॉय। बट व्हेन द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट इज गिवन कि हाउ डिड ही एंजॉय लास्ट नाइट, तो उस केस में आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया। राइट, नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। He resigned himself to his failure. He resigned himself to his failure. Next is the former district magistrate acquitted himself very efficiently. Right, I hope this is clear to everyone कि इन वर्ब्स के बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हमेशा यूज करते हैं ओनली इन केस ऑफ एंजॉय। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गिवन देयर we need not to add reflexive pronoun. When the object of the verb is given there, we need not to add reflexive pronoun, जैसा हमने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में किया है। No reflexive pronoun is required because object of the verb has been given there. In the second sentence, object of the verb has not been given there, so we have used a reflexive pronoun after enjoy. Right, I hope the things are clear to everyone. Now, इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट रूल है हमारा। नेक्स्ट रूल इज, पहले हमने किया कि कुछ वर्ब्स है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लेते हैं, अब हम लोग कर रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ब्स है दैट डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम। सच वर्ब्स as keep, hide, stop, turn, qualify, bathe, move, rest are not used, etc. are not used reflexively. इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। दे डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, बात जो है दैट इज नाउन एंड bathe is verb. Bathe is verb and bathing is participle. Bathing is participle.
Now बात जो है that is also used as noun as well as adjective. Noun का भी काम करता है और adjective का भी काम करता है. Right. Now look at the examples. You should keep yourself from bad boys. You should keep yourself from bad boys. Next example is he has qualified himself for the post. He has qualified himself for the post. अब क्या इसमें error क्या है? That these verbs do not take reflexive pronoun after them. इनके बाद हम लोग reflexive pronoun का use नहीं करेंगे. I hope this is clear to everyone. पहले हमने verbs किए जिनके साथ reflexive pronoun का use किया जाता है. अभी हम लोग लिख रहे हैं जिनके साथ reflexive pronoun का use नहीं किया जाता. They do not take reflexive pronoun after them. They are not used reflexively. I hope this is clear to everyone. सबको clear हो गया ये? एक और एग्जाम्पल देती हूँ. Let us ourselves rest at the bed. देखिए जिसमें एरर क्या है? She hid herself in the room. She kept away from the function. She kept away from the function. चलिए जी देखिए इसमें क्या एरर है? What is the error in the third sentence? Yes, the error is ourselves will not be used after this. Let us rest at the bed. She hid in the room. Next is she kept away from the function. This is the correct one. There is no error in this sentence. I hope the things are clear to everyone. चलिए जी आगे चलते हैं. Next rule is after prepositions and verbs, objective case of the pronoun is used. After preposition and verbs, objective case of pronoun is used. हमेशा preposition और verbs के बाद objective case of pronoun ही use किया जाता है. Same is the case with let के बाद भी हमेशा objective case of pronoun use किया जाता है. Let always takes objective case of pronoun. अब सपोज आपको ये रूल नहीं भी पता बट स्टिल वी यूज लाइक दिस. He is running after him. He is running after him.
तो इस केस में सपोज आपको अगर रूल नहीं भी पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं आफ्टर प्रीपोजिशन, बट स्टिल वी आर यूजिंग द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. सेम इज द केस अगर आप लिखते हो दिस इज अ सीक्रेट between you and me. This is a secret between you and me. So we are using a we are using a objective case of pronoun after preposition. Preposition के बाद हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? Objective case of pronoun. Look at the next example. He gave the money to Sham and I. He gave the money to Sham and I. So it will be he gave the money. He gave the money to Sham and me, not I, because subject is this. Kisne di, right? Let the teacher and I rest for some time. Let the teacher and I rest for some time. अब इस केस में मैंने ये बोला आपको कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज किया जाएगा, बट इफ द सब्जेक्ट इज कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, if the subject is common noun or proper noun after let, it will remain the same. Only the pronoun will be used in the objective case. Only the pronoun will be used in the objective case. तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? Let the teacher and me rest for some time. Let us go for a walk. Let him play. Let them go. Objective case of pronoun will be used after let. But अगर किसी का नाम है तो it will be the same. Let Ram go. Noun, proper noun or common noun will not change. It will remain the same. Only the pronoun will be used in the objective case. Right? I hope this is clear to everyone. Let's move further. Now the next rule is the verb to be should be followed by subjective form when the complement is pronoun. या टू बी की फॉर्म्स के बाद हमेशा हमारा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही यूज किया जाता है. टू बी फॉर्म्स ऑलवेज टेक्स सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. टू बी की फॉर्म्स के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही यूज किया जाता है. अब टू बी की फॉर्म्स क्या है? आई होप सबको पता है टू बी की फॉर्म्स क्या है. बताइए, शाबाश. टू बी की फॉर्म्स. Yes, I am waiting for the reply. Kindly write your answers in the chat box. To be की forms क्या है? Nobody has given the answer. अब to be की forms क्या है? To be की forms है is, am, are, was, were. Is, am, are,
was, were, these are the forms of to be. Will or shall. These are the forms of to be, and these sentences are always introduced by it. These sentences are always introduced by it. इसमें हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट किससे करते हैं? सेंटेंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं इट से. Now look at the example. It is me who have brought you home. करिए इसको ठीक फटाफट. Was it her who did it for you? It will be us who will buy a new house. It was me who called you. चलिए जी, देखिए इसमें क्या एरर है. It will be, sorry, it is me who have brought you home. The rule we have written is to be forms always takes a subjective case or pronoun. To be की forms के बाद हमेशा subjective case or pronoun ही use किया जाता है. And moreover, this formation is used to give more emphasis on the subject. It is used to give more emphasis on the subject. अब complement जो है वो pronoun है तो वो subjective case का होगा. बट अगर नाउन है तो नाउन वो वैसा का वैसा ही रहेगा. नाउन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे. ओनली इन केस ऑफ pronoun it will be used in the subjective case. So it will be, it is I who have brought you home. Was it she who did it for you? It will be we who will buy a new house. It was I who called you. Right? I hope this is clear to everyone. कि to be की form जो है that always takes a subjective case of pronoun. Subjective case of pronoun ही use किया जाता है after it. If the sentence is starting with it. Right? Now आज के लिए इतना ही रखते हैं. I hope the things are clear to everyone. Please जो पुराना किया है उसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा. और बुक में आपकी जो असाइनमेंट है साथ के साथ उसको भी करना शुरू कर दीजिए. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद, जय भारत.